दोस्तों, आज की कहानी है लक्ष्मी। सिया रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाना बनाने में देर हो जाएगी तो सुजीत का गुस्सा तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। सिया घबराहट में जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगी। आज उसके देवर सुजीत ने कहा था कि शाम को उसके बॉस डिनर के लिए आने वाले हैं, तो सिया जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी उसका 8 वर्षीय बेटा अमित रसोई में आया और कहने लगा, माँ, मुझे होमवर्क करना है, मेरी हेल्प कर दो। सिया कहने लगी, बेटा, बस थोड़ा सा खाना बनाना बाकी है, उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क करा दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। खाने में उसने चना दाल तड़का, वेज पुलाव, शाही पनीर, आलू गोभी की सूखी सब्जी और चपाती बनाई थी। मीठे में उसने मूंग दाल का हलवा बनाया था। उसके देवर ने ही सुबह बता दिया था कि क्या क्या बनाना है। वैसे भी वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब उसका पति सुधीर इस दुनिया में था तो उसके बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करता था। एक रात हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद तो मानो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। ना तो कोई उसकी तारीफ करता था और ना ही कोई उसके साथ प्यार के दो बोल बोलता था। मानो पति के जाने के बाद विधवा होते ही वह बस एक मुफ्त की नौकरानी बनकर रह गई थी। मायके में केवल उसके भैया भाभी थे और पति के गुजरने के बाद किसी ने भी उसे सत्तावना के दो बोल बोलना तो दूर, यह भी नहीं कहा कि कुछ दिनों के लिए मायके आकर रह लो। यहाँ पर उसकी सास ने उसे घर में आश्रय तो दिया हुआ था, लेकिन उसकी हैसियत बस 2 कौड़ी की नौकरानी की तरह थी। ऊपर से देवर भी बीच बीच में उसका अपमान करता रहता था। वह बीच बीच में उसे कोसता रहता था कि भैया तो चले गए और पीछे से मुझे तुम्हारा बोझ उठाना पड़ता है, तुम्हारे बच्चे का बोझ उठाना पड़ता है। सिया रो रो कर रह जाती थी और बस यही सोचती थी कि कम से कम मेरे सिर पे एक छत तो है। भले ही इस घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पर सुकून से अपने बेटे को बड़ा तो कर पा रही हूँ। बाहर खुले आम घूमने वाले भेड़ियों से बची हुई हूँ। इसके बदले में वह हर रोज अपना आत्मसम्मान खोती थी। कभी कभार उसकी सास उसे ही मनहूस कहकर कोसने लगती थी, लेकिन सिया इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके जहर की घूंट पीकर वहाँ पर खड़ी पड़ी हुई थी ताकि अपने बच्चे की परवरिश कर पाए। आज भी उसने जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दिया था। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वह सोचने लगी कि खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, तो सुजीत आज उसके साथ कोई कड़वी बात नहीं करेगा। वह अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने कमरे में चली गई। खाना उसने डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। थोड़ी देर के बाद उसका देवर घर आया और उसके कमरे में आकर एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, लो भाभी, यह ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। मेरे बॉस के सामने ऐसे गंवार की तरह साड़ी पहनकर तो नहीं जाओगी ना तुम। सिया हैरान रह गई और सोचने लगी कि आज से पहले तो मेरे देवर ने मुझे एक रुमाल तक खरीद कर नहीं दिया। खैर, उसने वह पैकेट खोला तो वह देखकर वह दंग रह गई कि वह एक बहुत ही छोटी और भड़काऊ किस्म की ड्रेस थी। उसने कहा, देवर जी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरे लिए यह साड़ी ही ठीक है। और वैसे भी खाना बन गया है, मम्मी जी आपके बॉस को खाना खिला देंगी, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। उसका देवर गुस्से में भड़क उठा और कहने लगा, मैंने जैसा कहा है वैसे ही तुम्हें करना होगा। चुपचाप यह ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। और मुझे इनकार करने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? भाभी, तुम विधवा होने के बाद मेरी संपत्ति हो। इतना कहकर देवर ने उसे चटाक से तमाचा मार दिया। उस झटकेदार थप्पड़ की गूंज सिया के अंतरात्मा को बेध गई। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसका देवर गुस्से में बोला, यह दर्द वर्द का नाटक छोड़ो
और चुपचाप मेरा कहना मानो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुजीत गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोला, देख, मेरे बॉस घर आ गए हैं, जल्दी से तैयार होकर उनके सामने आ जा। इतना कहकर वह बाहर चला गया। बाहर सुजीत ने और उसकी माँ ने बॉस का स्वागत किया, लेकिन सिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आज पहली बार उसके देवर ने उस पर हाथ उठाया था तो उसका मन टूटकर बिखर चुका था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। रात को देवर जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया और उसने अपने बिस्तर पर उसे खींचते हुए कहा, चलो उठो, मेरे बॉस आए हैं, उन्हें खुश कर दोगी तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। आखिर मैं तुम्हें इस घर में बिठाकर खिला रहा हूँ, तुम्हारे बेटे की देखभाल कर रहा हूँ, बदले में तुम्हें कुछ तो कीमत चुकानी ही होगी। सिया बिलख उठी और कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। सुजीत गुस्से से कांप उठा और कहने लगा, अब तुम लोग सिर्फ मेरे लिए एक बोझ हो, वह बोझ मैं उठा रहा हूँ तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सिया में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पलटकर एक जोर का तमाचा अपने देवर को दिया। सुजीत गुस्से में बौखलाकर उस पर झपट उठा और उसने कपड़े नोचने शुरू कर दिए। सिया मानो पहले से ही तैयार थी। उसने कमरे में एक डंडा छुपा रखा था। उसने बिस्तर के पीछे से वह डंडा उठाया और ताबड़तोड़ सुजीत के ऊपर डंडे बरसाने लगी। उसके प्रहार से सुजीत के माथे से खून बहने लगा। वह घबराकर पीछे हटने लगा और बोलने लगा, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सिया दहाड़ उठी। जब मैं बोल रही थी कि दर्द हो रहा है तो तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पता चला कि दर्द क्या होता है। मैं तुम्हें और बताऊं कि दर्द क्या होता है। सुजीत घबराकर बाहर की ओर भागा। सिया अब रुकने वाली नहीं थी। उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाया। आधे घंटे के अंदर पुलिस घर पर पहुंच चुकी थी। तब सिया ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आकर उसने पुलिस को अपना मोबाइल सौंपते हुए कहा कि इसमें मैंने इस घटिया इंसान के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए कि आप इस घर में मेरे साथ क्या क्या अन्याय हो रहा था। अब तो उसका देवर डर के मारे थर थर कांपने लगा था, लेकिन पुलिस ने वह सबूत देखकर तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया। सिया की सास अपनी बहू से गुस्से में कहने लगी, क्या तुम क्या कर रही हो बहू? घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे बेटे को जेल भिजवा दो। सिया गुस्से से चीख उठी और कहने लगी, जब आपका बेटा मेरे साथ अत्याचार कर रहा था उस वक्त आप कहाँ थीं? ये कोई सम्मान झगड़ा नहीं था, बात मेरी इज्जत पर आ गई थी। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अपराधी को उसके किए अपराध की सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। इतना कहकर वो बैग लेकर आई और अपने बेटे के साथ उसने वह घर छोड़ दिया। सिया की सास सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक पल में ही सिया में इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आ गई। लेकिन सिया में इतनी हिम्मत अचानक से नहीं आई थी, बल्कि इतने दिनों से गलत सहते हुए अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। सिया सीधे अपने मायके चली गई। वहाँ पर उसके भैया भाभी नाराज हो गए। उसके भैया ने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सब कुछ सहन करके वहीं पर रहो। सिया एक बार फिर से दहाड़ उठी और कहने लगी कि मैं अपनी ज़िंदगी देख लूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भैया, आप शायद भूल रहे हैं कि पापा की प्रॉपर्टी में मैं भी बराबर की हकदार हूँ। प्रॉपर्टी में हकदार होने की बात सुनकर उसके भैया भाभी बौखला गए कि कहीं वो अपना हिस्सा ना मांग ले। लेकिन सिया के मन में तो सच में कुछ और ही चल रहा था। उसने सबसे पहले एक अच्छे वकील से बातचीत की और ससुराल की संपत्ति में से अपना और अपने बेटे के हिस्से की मांग की। इधर उसने अपने भैया को भी कह दिया था कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए। अब तो उसके भैया भाभी के होश ही उड़ गए थे। वह लोग उसे समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिया किसी की सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि इतने दिनों से वह अत्याचार सहन कर रही थी, जबकि उसे भी अच्छे से पता था
कि मायके में और ससुराल में उसे उसका हक मिल सकता है। खैर, किसी के चाहने न चाहने से क्या होता है। सिया को उसके ससुराल से भी उसका हिस्सा मिला और उसके भैया ने घर के बीच में दीवार खड़ी करके आधा हिस्सा उसे दे दिया। सिया अब अपने आधे हिस्से में अपने बेटे के साथ रहती थी। सारे रुपयों की उसने एफडी करवा दी और ब्याज के रुपए से घर चल रहा था। इसके साथ साथ सिया छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे कि उसके ऊपरी खर्चे भी निकल रहे थे। सिया ने सोच लिया था कि वह अब अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी और बस अपने बेटे की परवरिश में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देगी। देखते ही देखते उसका बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। इतने सालों तक उसने अकेले ही सब कुछ संभाला था। अब वह थकने लगी थी। उसके बेटे अमित ने भी माँ के संघर्षों को करीब से देखा था, तो उसने भी तय कर लिया था कि वह अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देगा। जब अमित की नौकरी मिली तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि अब तुम्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस उम्र में जाकर अब सिया को थोड़ा आराम मिल रहा था। जल्दी ही अमित के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़की का नाम शिवानी था। सब कुछ देखकर सिया ने अमित की शादी कर दी। अब सिया अपने बहू और बेटी के साथ हंसी खुशी रहती थी। 2 सालों के बाद शिवानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दादी बनकर सिया खुशी के मारे फूली नहीं समाती थी और अब सिया का सारा समय अपनी पोती के साथ आराम से बीत जाता था। दोस्तों, किसी को भी कमज़ोर और लाचार समझकर उस पर अत्याचार करते समय यह जरूर सोचना चाहिए कि जब आपके सब्र का बाँध टूटेगा तब क्या होगा। इसलिए तो कहते हैं कि किसी का अत्याचार सहने से अच्छा है कि कहीं दूर ही चले जाओ। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।